हाय साथियों, गुड इवनिंग। आज फिर से एक बार आपके लिए लाइट चैप्टर से एक टॉपिक लेकर आया गया है और जिसका नाम है दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लाइट चैप्टर में आपका दर्पण भी है और लेंस से संबंधित टॉपिक भी है। तो दर्पण क्या होता है, इसको आपने पढ़ा होगा कि दर्पण क्या होता है। दर्पण एक अपारदर्शी माध्यम होता है। तो दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस दूरी। दर्पण में वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस दूरी होती है, दर्पण का ध्रुव होता है, दर्पण में मुख्य अक्ष होता है। तो हम लोग यहाँ पे केवल और केवल आज एक टॉपिक लेके आए हैं और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या रिलेशन होता है। ये हेडिंग्स आपके हाई स्कूल के एग्जाम में भी काम में आने वाला है और ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में जो बच्चे ट्वेल्थ में हैं उनके बोर्ड पेपर में भी ये क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टॉपिक को कैसे समझेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है। चित्र के माध्यम से हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे और प्रूव करेंगे कि आर और एफ में कैसा रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है और इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक अवतल दर्पण लिया है। हम लोग उत्तल दर्पण की सहायता से भी इस टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अवतल दर्पण ले रहे हैं और अवतल दर्पण में यहाँ हमने एक मुख्य अक्ष खींचा हुआ है। अवतल दर्पण आप लोगों को पता होगा कि अवतल दर्पण क्या है। तो जिस दर्पण का परावर्तक तल दबा हुआ होता है उसको हम लोग अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये अवतल दर्पण है और उसके बाद यहाँ पे हमने जो ये रेखा खींची हुई है इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है। उसके बाद यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण लिया गया है जिसका नाम एपी है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो आपको किरण आरेख का नियम मालूम होना चाहिए कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराई जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह कहाँ से होकर जाती है, फोकस बिंदु से होकर जाती है। तो यहाँ पर ये जो बी एफ जो रेखा है ये आपकी परावर्तित किरण है जो कि मुख्य अक्ष से होकर जा रही है। साथियों, यहाँ पे जो सी बी रेखा हमने खींचा हुआ है ये यहाँ पे अभिलंब की तरह कार्य करेगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या हम लोग लिख सकते हैं और कैसे हम टॉपिक को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई है, मैंने पहले से लिख दिया है कि चित्र में ए बी एक आपतित किरण है जिसको मैंने कहा है ए पी आपतित किरण है और सी एफ, यहाँ पे सी एफ जो रेखा ऐसे होकर जा रही है ये आपकी एक परावर्तित किरण है और जो मैंने सी बी रेखा खींचा हुआ है यहाँ पर ये अभिलंब की तरह यहाँ पे काम करेगा। तो आपने पिछले वीडियो में आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था और परावर्तन का नियम पढ़ा था। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपने पढ़ा होगा कि जो एंगल आई होता है, वह एंगल आर के बराबर होता है। एंगल आई का मतलब यहाँ पे क्या है, आपतन कोण है और एंगल आर का मतलब क्या है, परावर्तन कोण है। तो ये आपस में दोनों में परावर्तन की क्रिया में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपस में। तो चित्र से अगर हम लोग देखें तो जो एंगल आई है इस एंगल को हम लोग क्या कह सकते हैं, एंगल ए बी सी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए एंगल ए बी सी ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। तो यहाँ पे आर को हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल सी बी एफ के बराबर होगा, एंगल सी बी एफ। तो इस प्रकार से इसको हम लिखकर समीकरण कितना बना लेते हैं, एक बना लेते हैं। फिर हम आगे जब देखते हैं तो चूंकि ए बी और ए बी समांतर है, किसके समांतर है, सी पी के। तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो इसलिए समांतर है, इसलिए कोण ए बी सी ये बराबर होगा कोण बी सी एफ के। इसको थोड़ा सा समझिएगा, कोण ए बी सी यहाँ पे आई है और ये मैं इसको बी सी एफ इस वाले एंगल के बराबर मैं इस एंगल को दिखा रहा हूँ। तो ऐसा मैं क्यों दिखा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि चूंकि ए बी समांतर है सी पी के, तो चूंकि समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि मैंने किस नियम से इसको बराबर दिखाया है, तो एकांतर कोण के नियम से हमने इसको बराबर दिखाया है। अब हम लोग अगर समीकरण 1 और 2 को देखें, समीकरण 1 और समीकरण 2 से,
तो समीकरण 1-2 को देखा जाए तो यहाँ पे इसका एक पक्ष क्या है, बराबर है, तो इसका दूसरा पक्ष भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण CBF जो है बराबर होगा किसके, कोण BCF के बराबर होगा। ये हम लोग बना लेते हैं समीकरण 3। यानी ये कोण किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। अब ये कोण पहले से ऑलरेडी ये इसके बराबर था, अब यहाँ पे ये कोण इसके बराबर हो गया, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है कि CBF जो है, यानी कि CBF ये एंगल जो है इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। अब हम लोग आगे देखें, अब त्रिभुज, यहाँ पे एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, CBF एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज CBF से अगर हम लोग देखें तो CBF त्रिभुज, अब त्रिभुज CBF से, तो त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या है, यहाँ पे बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कोण CBF बराबर है कोण BCF के, इसलिए भुजा CF बराबर होगा FB के। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको बराबर कहाँ से दिखा दिया, तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, ये समीकरण 4 बना लेते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है कि किसी त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो उसके सम्मुख जो भुजाएं होंगी वो भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो उसी रूल को हमने फॉलो किया है इस त्रिभुज में, और ये कोण पहले से बराबर था, तो इसके सम्मुख जो भुजा है, इसके सम्मुख ये भुजा, इसके सम्मुख ये भुजा, दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब यहाँ पे हमको एक कंडीशन देना है, इसको प्रूव करने के लिए, जो डेरिवेशन से उसको कंप्लीट करने के लिए कंडीशन देना है कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, तो क्या होगा कि जो बिंदु B है वो बिंदु P पर होगा, तो बिंदु B कहाँ हो जाएगा, बिंदु B लगभग बिंदु P पर होगा या स्थित होगा, जो भी लिखना है लिख लीजिए, होगा। तो इसलिए जब ये बिंदु यहाँ पर स्थित होगा तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो FB है वह किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा या FP के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा हमारा। ये समीकरण 5 तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम लोग अगर समीकरण 4 और समीकरण 5 को देखें, समीकरण 4 और समीकरण 5 से देखें, तो FP एक साइड इसका बराबर है, तो क्या बराबर हो जाएगा, CF बराबर हो जाएगा FP के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो CP है, चूंकि CP किससे मिलकर बना है, CF प्लस FP से मिलकर बना है, CF और FP से मिलकर बना है। तो हम लोग यहाँ पे CP लिख सकते हैं, CF के स्थान पे हम लोग अभी यहाँ पे इसको बराबर दिखाए हैं, तो CF के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, FP लिख सकते हैं, और प्लस ये पहले से FP मौजूद है, तो CP बराबर क्या हो जाएगा, 2FP हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 6 बना लेते हैं। अब आपको थोड़ा सा चित्र में ध्यान रखना है, और आपको पिछला जो आप टॉपिक पढ़े होंगे कि C यानी वक्रता केंद्र से जो ध्रुव की जो दूरी होती है उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से डिनोट करते हैं, और फोकस बिंदु से जो ध्रुव की दूरी होती है उसको हम लोग फोकस दूरी करते हैं, और इसको हम लोग स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यहाँ पे CP बराबर कितना लिया जाएगा, R, और FP बराबर कितना लिया जाएगा, FP बराबर लिया जाएगा स्मॉल f, FP बराबर कितना लिया जाएगा, स्मॉल f लिया जाएगा। तो इसका मान अगर हम यहाँ पे रखें तो R बराबर कितना हो जाएगा, 2 × F हो जाएगा। एक बात आपको और ध्यान रखना है, आप चिन्ह के माध्यम से भी ले सकते हैं, माइनस माइनस ले सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो R बराबर 2F लिख सकते हैं, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, F बराबर R/2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये संबंध आ गया, और यही रिलेशन हमको प्रूव करना था। अब अगर इसको शब्दों में बताना हो कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो दर्पण की फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। या आप इस पॉइंट से बोलना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो
वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की कितनी होती है, 2 गुनी होती है। तो इस प्रकार से आप इसको प्रूव कर सकते हैं और आप इसको जो है लिख के आ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो आप वीडियो को पुश करिए और जो है इसको नोट्स में अपने शामिल करिए, इसको नोट्स बनाइए और एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख के आइए।